हेलो दोस्तों, मेरा नाम तापस अग्रवाल है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तापस टॉक्स में। और आज हम देखने आए हैं द कश्मीर फाइल्स। यस, मोस्ट अवेटेड मूवी। और मैं अभी होम टाउन आया हुआ हूँ अपने, और यहाँ पर ये मूवी लगी हुई थी इत्तेफाक से। और मैं 10 साल 20 साल बाद शायद यहाँ पर अपने होम टाउन में मूवी देखने आया हूँ कोई। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मूवी भी बहुत अच्छी है। सभी से बहुत अच्छे रिव्यूज़ इसके मिले हैं। और देखिए काफ़ी भीड़ है, बहुत सारे लोग, इतनी एक्सपेक्ट की नहीं जाती यहाँ पे। फैमिली भीड़ है, हमारे होम टाउन में बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे हॉल्स में पिक्चर देखने, तो काफ़ी भीड़ है और हाउसफुल था। और लकीली अभी यहाँ पर जो हॉल्स हैं उनकी पेटीएम पर भी बुकिंग शुरू हो गई है। तो मैंने पेटीएम के थ्रू ही टिकट्स बुक करा लिए थे कल ही, तो लकीली मुझे मिल गए टिकट्स। और अभी तो हाउसफुल है, अभी कोई भी न्यू टिकट्स अवेलेबल नहीं है। तो मैं मूवी देख के उसके बाद आप सबको रिव्यू भी दूंगा, जेन्युइन रिव्यू कि मूवी कैसी है और एक्चुअल में इसमें क्या है क्या नहीं है। वैसे बहुत कुछ आपने सुन लिया है, समझ लिया है, पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से एक जेन्युइन रिव्यू आप सबके लिए लेके आऊँगा। ओके, मिलते हैं मूवी के बाद। तो फाइनली मैं द कश्मीर फाइल्स मूवी को देख लिया है मैंने, और मेरे कुछ व्यक्तिगत अनुभव हैं उस मूवी को लेकर, उस फिल्म को लेकर, और वो सब मैं आज आपसे साझा करूंगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस मूवी की। तो जैसा कि आप सब ने अब तक बहुत सारे अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स में, सब जगह पढ़ लिया होगा कि किस तरह की ये मूवी है। इसमें बेसिकली जो पंडित थे हमारे कश्मीरी पंडित, उन पर किस तरह के जुल्म हुए, किस तरह से उनको 1990 में कश्मीर से भगाया गया, उनको वहां से निकाला गया, उस पर यह फिल्म बात करती है। इस फिल्म में जो सबसे दर्दनाक सिचुएशन है वो दिखाने का प्रयास करा है, जो अब तक शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था, किसी को भी पता नहीं था कि 1990 में असल में हुआ क्या था। वो इस फिल्म के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है अग्निहोत्री साहब ने, और बहुत अच्छा उन्होंने इसको फिल्माया है। और ढंग से इस पे एक्चुअल इस पे बात की गई है, और ऐसा लगा नहीं है कहीं भी कि उन्होंने एक फिल्म बनाने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं ये डॉक्यूमेंट्री लगती है, और लगता है कि ये जो सच्चाई है उससे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। हालांकि इस फिल्म में जो दिखाया गया है, मुझे लगता है कि वो असल में जो हुआ होगा उसका मात्र अंश होगा, मात्र 5% 2% ही इसमें दिखाया गया होगा। जैसा कि उसमें बताया गया था कि कितने ही महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, यंग महिलाएं थी, उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ, तो वो कुछ हद तक दिखाया गया है। लेकिन उसको लकीली बहुत इस तरह से नहीं दिखाया गया कि जो आप परिवार के साथ बैठ के ना देख सको और बहुत ज़्यादा घृणित हो। उसको बहुत ही कॉन्शियसली, बहुत ही समझदारी के साथ दिखाया गया है उस हिस्से को। तो इसके लिए भी मैं अग्निहोत्री साहब का बहुत बहुत उनको बधाई दूंगा। और अब बात करते हैं इसके पात्रों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुपम खेर साहब की। अनुपम खेर साहब ने जो इसमें पंडित जी का करैक्टर निभाया है, बोप जी का, कमाल का उन्होंने अभिनय किया है। और शायद ये सारांश के बाद उनका अब तक का सबसे बेहतरीन अभिनय रहा होगा, या उसके कंपैरिजन में ही ये इक्विवेलेंट बहुत ही अच्छा अभिनय इसमें उनका रहा है। यादगार रहेगा ये अभिनय उनका हमेशा। और बहुत ही अच्छा उनका कैरेक्टर था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपने दर्द को, जो वो 30 साल का दर्द समेटे बैठे हुए थे एक कश्मीरी पंडित, जब उनको निकाला गया था, और उसके बाद 30 साल बाद तक की जो जर्नी है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से कम समय में दिखाने की कोशिश की। तो बहुत अच्छा उनका अभिनय रहा। और मिथुन चक्रवर्ती जी की हम बात करें, उनका भी कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था, और जहां भी उनको मौका मिला बहुत अच्छे से उन्होंने अपने चरित्र को रिप्रेजेंट किया। एज ए IAS उनकी क्या मजबूरी होती हैं, कितने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कितने उनके कई बार हाथ बंधे होते हैं, चाहकर भी बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, वो एक उन्होंने दर्शाने का प्रयास करा। तो बहुत अच्छा उनका भी एक कैरेक्टर था। और पल्लवी जोशी ने भी अपने कैरेक्टर में कमाल किया है। निवेदिता मेनन, जो जिनका उन्होंने किरदार निभाया है राधिका मेनन के रूप में, तो बहुत अच्छा उन्होंने अभिनय का। बहुत लंबे समय बाद पल्लवी जोशी जी को देखने का मौका मिला, और वो अपने चरित्र पर पूरी तरह से खरी उतरी है। बहुत अच्छे से उन्होंने अपने पात्र को निभाया है। और फाइनली हम बात करते हैं जो मुख्य किरदार थे हमारे दर्शन कुमार जी। दर्शन कुमार जी का जो इसमें कैरेक्टर है वो चौथा सबसे बड़ा कैरेक्टर है जो उन्होंने निभाया। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर जो उनकी लास्ट में एक स्पीच आती है, जो इस पूरे मूवी का सारांश है, उस स्पीच में मैं बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्ट नहीं कर पाया।
मुझे ऐसा लगा कि जितनी भावात्मक वो स्पीच है, जितने अच्छे उसमें वर्ड्स थे या जितनी वो स्ट्रांग होनी चाहिए थी, उतनी वो हो नहीं पाई। मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से महसूस हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ। उनकी जगह शायद कोई और बेहतर स्टेज आर्टिस्ट होता जो इसको और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाता। फॉर एग्जांपल कि जब हम गदर देखते हैं, उसमें जब वो नल वाला सीन आता है तो सनी देओल के जो उस समय डायलॉग्स हैं वो अंदर तक सिरहन पैदा कर देते हैं। अपने आप अंदर से आवाज आती है कि भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और दुनिया भर का। तो जिस तरह से उन्होंने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, जितनी अच्छी वो स्पीच थी, उस हिसाब से बहुत ज्यादा कनेक्ट महसूस नहीं हुआ। वो और बेहतर हो सकती थी, वो और भावात्मक हो सकती थी, उसमें करेक्टर में और ज्यादा इमोशंस वो दिखा सकते थे। तो वहां पर मुझे थोड़ा सा लगा कि वो कहीं थोड़ा सा कमी रह गई। अदरवाइज ओवरऑल मूवी इज टू गुड। और थोड़ा सा इसमें जैसे खुल के एक पर्टिकुलर कौम के विषय में बात की गई है कि उन्होंने किस तरह से हिंदुओं का उस समय पलायन किया, किस तरह कितने उन पर जुल्म करे, किस तरह से गिनती कर करके हर हिंदू को, हर कश्मीरी पंडित को मारा गया, वहां से भगाया गया। तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल भी है, इसमें बहुत सारे विवाद खड़े होने का भी अंदेशा है, या फिर कुछ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उस पर कुछ आगे हो सकता है विवाद खड़ा कर दे, या फिर उस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस आने शुरू हो जाएं। लेकिन उसको बड़े ट्रिकली या फिर बहुत ही इंटेलिजेंटली टैकल करने की ज़रूरत है। तो वो कैसे इन फ्यूचर रहेगा और इसकी वजह से और ज़्यादा दो कम्युनिटीज के बीच में गैप ना क्रिएट हो जाए, वो भी एक देखने वाली बात होगी। और वाकई में ये एक हिंदुओं को जगाने वाली और अपने ऊपर किस तरह के अत्याचार हुए, किस तरह से एक प्लान्ड वे में पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया, किस तरह से एक पूरी माइनॉरिटी को चेंज करने का प्रयास किया गया, वो बड़े मतलब अच्छे ढंग से इसमें दिखाया गया है। और सच्चाई दिखाई गई है, कहीं भी किसी चीज़ को छुपाने की या किसी चीज़ को दबाने की या किसी चीज़ को मैनिपुलेट करके दिखाने की कोशिश नहीं की गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इस तरह का शायद अब ये कंटेंट एक आया है, तो इस पर शायद हमें भविष्य में और भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। भविष्य में और भी मूवीज इस तरह के कंटेंट पे और इस तरह के सब्जेक्ट्स पे बन सकती हैं, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। और देखते हैं कि आगे किस तरह का रहता है। बाकी सभी ने, कलाकारों ने बहुत अच्छा काम करा है, सभी के लिए ये एक मील का पत्थर साबित हुई है। और असली मतलब सक्सेस तभी होती है जब जो उसके कस्टमर्स हैं, जो उनके डायरेक्ट यूजर्स हैं, वो उसकी तारीफ करें। शायद ये पहली ऐसी फिल्म होगी जिस पर डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा नहीं किया और इसका एडवर्टाइजमेंट खुद पब्लिक कर रही है, नेशन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। और मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप सभी इस मूवी को एक बार जरूर देखें और जाकर, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं सोच के साथ बंधिए मत। इस मूवी को देखिए और खुलकर विचार कीजिए। इसमें मेरा एक व्यक्तिगत आप सबसे मत यही रहेगा कि ये हमें कहीं ना कहीं एकजुट होने की जरूरत है। बीइंग ए हिंदू, मैं देखता हूं अक्सर कि जब कहीं एकजुट होने की बात आती है तो हम अलग अलग गुट बना लेते हैं, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है। और ये अकेले हमारे हिंदुओं में है। हम मुस्लिम कम्युनिटी में देखेंगे, वो सब एक, चाहे कोई सा भी विषय हो, XYZ, वो सब एक साथ ही आपको दिखेंगे हर विषय पर, हर मुद्दे पर, चाहे वो विरोध का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। और उसी तरह सिख कम्युनिटी है, हम उनसे सीख सकते हैं। जब वो इकट्ठा होते हैं तो वो सारे एक ही जगह हमें दिखते हैं, एक ही मत के साथ दिखते हैं, एक ही सोच के साथ दिखते हैं। तो हमें भी कहीं ना कहीं एकजुट होने की जरूरत है, चाहे वो विषय कोई सा भी हो। हमें कहीं ना कहीं एक मत होना चाहिए और अलग अलग गुटों पर, अलग अलग विचारधारा के साथ काम ना करके किसी एक विचारधारा पे काम करके खुद को और ज्यादा स्ट्रांग करना चाहिए। क्योंकि अगर हिंदू रहे तो बाकी सभी कम्युनिटीज भी इजीली सरवाइव करती रहेंगी, क्योंकि हिंदुओं ने कभी भी, या हिंदू कम्युनिटीज ने कभी भी किसी का शोषण करना नहीं सीखा है, ना ही उन्होंने कभी किया है डायरेक्टली। और जब अगर हिंदू नहीं रहे तो ना तो वो खुद की कम्युनिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रख पाएंगे और ना ही जो है इस देश का कोई भला हो पाएगा। ये दूसरा सीरिया बन जाएगा शायद। तो इसलिए शायद मेरी ये बात कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन ऐसा होना संभव है, क्योंकि जो अब सीरिया है या और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इसी तरह से शुरुआत हुई है उन सब की। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत जागरूक रहने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें किसी के अगेंस्ट नहीं जाना है। मेन हमें अपने देश का सोचना है, और साथ ही ये कि जो हमारा
सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, उन सबको हम बचा के रखें, एकजुट होकर रहें, एक मत होकर रहें, ताकि कम से कम कल को कोई भी इस तरह की सिचुएशन हो तो हम सब एक साथ नजर आए, हमें कोई बांटे ना, और ताकि हम सिचुएशन का ज़्यादा बेहतर तरीके से मुकाबला कर पाएँ। और जो वर्तमान सरकार है वो लकीली कि बहुत सपोर्टिव है इस वे में, और वो भी सेम सोच के साथ अपनी गवर्नमेंट को चला रहे हैं, अपनी सरकार को चला रहे हैं, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छा मौका है खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग करने का। तो इसी के साथ मैं दोबारा से एक बार आप सबसे विनती करूंगा कि आप एक बार जरूर इस मूवी को देखें, परिवार के साथ देखें, और जितना इसमें बहुत ज़्यादा कट्टरता, बहुत ज़्यादा वॉयलेंस सब कुछ दिखा सकते थे और काफ़ी हद तक दिखाया भी है, फिर भी ऐसा नहीं है कि आप इस मूवी को फैमिली के साथ नहीं देख सकते। आप पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ इस मूवी को देख सकते हैं। कुछ सीन आपको विचलित कर सकते हैं, कुछ सीन आपको अनकंफर्टेबल कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको पता होने चाहिए। तो आप ज़रूर इस मूवी को देखिएगा, और ये मेरा एक जेन्युइन रिव्यू था। और आपको कितना पसंद आया कितना नहीं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या क्या चीज़ें आपको ठीक लगी क्या नहीं, और आपके क्या व्यूज़ हैं, आपने मूवी कब देखी है, और आप क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में, क्या होना चाहिए, वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका, और जुड़े रहिए। मैं तापस अग्रवाल आपसे फिर जल्द मिलूंगा। नमस्कार।